गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने पढ़ा था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को सक्रिय भी बनाता है और अधिगम को निष्क्रिय भी बनाता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो हम उसको अधिगम की प्रक्रिया को सक्रिय बना सकते हैं, और यदि वो फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है तो फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो कल तो हमने लर्नर और टीचर से संबंधित फैक्टर्स को पढ़ा था अपन ने, लेकिन आज हम कंटेंट से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित और इंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी फैक्टर्स हैं जो कि अधिगम को इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारक कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु का स्वरूप भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कठिन और अरुचिकर विषय वस्तु की अपेक्षा सरल और रोचक विषय वस्तु जल्दी सीख ली जाती है। अतः विषय वस्तु की प्रकृति छात्रों की मानसिक योग्यता और परिपक्वता के अनुकूल होनी चाहिए। यानी जो भी हम कंटेंट लेते हैं वो कंटेंट बच्चों के लेवल, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, और बच्चों का मेंटल लेवल क्या है उसको भी ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है जीवन से संबंधित उदाहरण। विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि छात्र जल्दी सीख लेते हैं और स्थायी ज्ञान भी लेते हैं। चूँकि मैं अपन पहले एक उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो भी उदाहरण दे वो उदाहरण व्यवहारिक उदाहरण होने चाहिए। व्यवहारिक से मतलब है अपने आसपास के वातावरण या अपने जो जीवन शैली है उससे संबंधित होना चाहिए। यदि आप शहर में रहते हो और शहर में रह के गाँव के क्षेत्र से संबंधित उदाहरण देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और यदि गांव में आप पढ़ा रहे हो शहरी संबंधी अगर आप उदाहरण देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब है जैसा क्षेत्र है उस क्षेत्र के आसपास को ध्यान में रखते हुए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वो बच्चे सीखने में रुचि भी लेंगे, और जो सीखेंगे वो स्थायी रूप से भी सीखेंगे। फिर है पूर्व अधिगम। बालक किसी विषय वस्तु को जितनी शीघ्रता से सीखता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि पहले उसने क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से आरंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से आरंभ होती है। छात्र के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ और व्यापक होती है उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है पूर्व ज्ञान से संबंधित अधिगम होना चाहिए। यानी ऐसा अधिगम हो जो पहले कुछ सीखा हुआ हो और उसके आधार पर फिर हम कि नवीन ज्ञान की तरफ कैसे ले जाएंगे, पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ले जाएंगे तो ही बच्चे रुचि लेंगे, तो ही बच्चे सीख पाएंगे और सुदृढ़ तरीके से वो सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अधिगम किया जाना चाहिए। फिर है विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर। विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर भिन्न भिन्न होती है। एक विषय में विद्यार्थी बहुत अच्छा सीख लेता है तो अन्य विषय में सीखने की गति बहुत धीमी होती है। भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कलाओं में कठिनाई स्तर अलग होने पर सभी विद्यार्थी एक साथ नहीं सीख पाते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारकों में अधिगम, अनुभव, आयोजन, कंटेंट का क्या आकार है, प्रस्तुत करने का क्या क्रम है, भाषा, विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, ये सब अधिगम को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है जैसा जैसा उसका डिफ़िकल्टी लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। जैसे डिफ़िकल्टी लेवल मैथमेटिक्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, लैंग्वेज का अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है। तो इन डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए ताकि बच्चे उसका अधिगम कर सकें। तो ये तो हो गई विषय वस्तु से संबंधित। अब है वातावरण से संबंधित कौन कौन से कारक हैं। पहला है भौतिक वातावरण। अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से संपन्न नहीं होती है। पढ़ने के लिए उचित भौतिक वातावरण जैसे स्वच्छ वायु, प्रकाश, सफाई, बैठने की व्यवस्था आदि सब ये सीखने पर प्रभाव डालती है। कहने का तात्पर्य है जिस कक्षा में पढ़ाते हैं उस कक्षा में प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, प्रॉपर एयर होनी चाहिए, पूरा साफ वातावरण होना चाहिए। अगर आसपास गंदगी होगी, बदबू होगी तो बच्चों का ध्यान उधर आकर्षित हो सकता है। यदि प्रॉपर लाइट नहीं होगी तो बच्चों को दिख भी नहीं सकता है और सीखने में रुचि भी नहीं लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भौतिक वातावरण है वो सही होना चाहिए, तभी अधिगम अधिक अच्छा हो सकता है। फिर है पारिवारिक वातावरण। बालकों के सीखने में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन परिवारों में शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक वातावरण होता है बालक शीघ्र सीखने में सक्षम होते हैं। यदि कलहपूर्ण वातावरण है तो अधिगम में बाधक होगा। बिल्कुल सही है।
पारिवारिक वातावरण कैसा है, माता पिता के बीच में कैसा संबंध है, भाई बहनों के बीच में कैसा संबंध है, उसका इफ़ेक्ट भी डालते हैं। जैसे घर में अगर माता पिता बहुत झगड़ा करते हैं तो बच्चों पर मानसिक दबाव ज़्यादा पड़ता है, जो कि अधिगम प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं। इसलिए पारिवारिक वातावरण को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण। सीखने का समय जिस प्रकार का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण शिक्षण अधिगम कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए कक्षा, विद्यालय, अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त होता है, उतनी ही अच्छी तरीके से अधिगम प्रक्रिया को संचालित किया जा सकता है। इस दृष्टि से जहाँ विद्यार्थी तथा अध्यापकों के आपसी संबंध मधुरता होती है, वहाँ पर अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं सीखने के। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता की आशा वहाँ उतनी अधिक होती है। सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण से मतलब है कि जब विद्यालय में जाता है तो उसके पीयर ग्रुप के साथ कैसा संबंध है, उसका टीचर के साथ कैसा संबंध है, उसका प्रभाव भी अधिगम पे पड़ता है। यदि टीचर बहुत आक्रामक होता है, बहुत इरिटेट करता है, बार बार गुस्सा करता है, तो बच्चे सीखने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि जैसी चल रही है उसी में ही वो नीरसता लिए हुए चलते हैं। ऐसे संवेगात्मक वातावरण है, क्रोध है, गुस्सा है, मतलब ईर्ष्या है, इस तरह का वातावरण होगा तो बच्चे के सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर है उचित सामग्री और सुविधाएं। जब बालकों को उपयुक्त अध्ययन सामग्री सुविधाएं होती है तो अध्यापक में सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत वे विद्यार्थी जिन्हें सीखने में सहायक आवश्यक साज सज्जा अधिक सामग्री सुविधाएं नहीं प्राप्त होती तो पिछड़ जाते हैं। कहने का मतलब है जो भी विषय वस्तु सिखाई जाए उसके लिए प्रॉपर मटेरियल देना चाहिए, उनको विषय वस्तु के लिए सामग्री प्रदान की जानी है। जैसे किताबें होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, चित्रों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, विभिन्न सहायक सामग्री के। ये सब अगर सुविधाएं होगी तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। ये हो गई वातावरण से संबंधित कारक। अब है अनुदेशन से संबंधित कारक। अनुदेशन से संबंधित कारण में पहला है अधिगम विधि। अध्यापक द्वारा अपनाई गई अधिगम विधि का प्रभाव विद्यार्थियों के अधिगम पर पड़ता है। किसी प्रकरण को पढ़ाने की एक विधि में सभी बालक प्रभावित नहीं होते हैं। यदि कोई अध्यापक अपने विषय का दबाव के साथ अमनोवैज्ञानिक तरीके से बालकों को पढ़ाता है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेते हैं। परंतु जो अध्यापक बालकों की रुचि, योग्यता, आवश्यकता के अनुरूप अधिगम विधि का चुनाव करता है तो बालक उनकी कक्षा में उत्साहित रहते हैं, सीखने में रुचि लेते हैं। कुछ बड़ी कक्षाओं में टीचिंग एड का प्रयोग करके रुचि पैदा की जा सकती है। अधिगम विधि के तात्पर्य कि यहाँ पर किस प्रकार से कौन सी विधि से टीचर पढ़ा रहा है। यदि उनकी एक तो मेंटल लेवल है, उनकी एज है, उनका इंटरेस्ट है, इन सबको ध्यान में रखते हुए यदि टीचर पढ़ाता है या सिखाता है तो बच्चे रुचि लेते हैं और जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरा है अभ्यास। सीखने की प्रक्रिया के ऊपर अभ्यास का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को बार बार करने से कार्य की गति बढ़ती है तथा त्रुटियां कम हो जाती है। अभ्यास द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। यह तो हर जगह लागू होता है कि यदि हम किसी कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें हम निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। तो अधिगम, अभी साइकिल चलाना है तो क्या है, हम जैसे पहले दिन बैठते हैं तो थोड़ी ना कोई साइकिल चलाना सीखते हैं, हम क्या करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं। बच्चों को साइकिल सिखाने के लिए जब बार बार अभ्यास करता है तो वो उस प्रक्रिया में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं तो शुरू में उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके वर्ड्स क्या है, कीबोर्ड क्या है, उनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फिर बैठ के हम विभिन्न प्रकार से उसका ऑपरेट करना सीखते हैं और जब उसका हम अभ्यास करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं। तो अभ्यास का भी अधिगम पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है उपलब्धि का ज्ञान। सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता रहता है तो सीखने वाले में उत्साह बना रहता है, सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है, उसे अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता रहता है जिससे वह अपने में सुधार करता है। अधिगम के परिणाम का ज्ञान पुनर्बलन का कार्य करता है। यहाँ पर उपलब्धि का ज्ञान से मतलब है जैसे स्कूलों में टेस्ट होते हैं, कक्षा जांच परीक्षा होती है, क्लास टेस्ट होते हैं। ये किस लिए होता है, यही कि जितना टीचर ने पढ़ाया है वो उनको कितना समझ में आया है, उनका अचीवमेंट कितना रहा है। ये जब हम बच्चों को बार बार बताते हैं
उनके क्लास टेस्ट के माध्यम से, तो वो और अधिक प्रयास करता है अच्छे नंबर लाने के लिए। जैसे मैथमेटिक्स में यदि किसी बच्चे के 10 में से 6 आता है तो वो कोशिश करता है कि 10 में से 8 लाए। फिर सेकंड टेस्ट में जब 10 में से 8 लाता है तो वो और प्रयास करता है कि 10 में से 10 लाए। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को समय समय पर उसके उपलब्धि का ज्ञान करवाते रहना चाहिए, तभी वो अपने अधिगम में सुधार करते हुए उस और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। लास्ट में है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। ये तो बार बार ये बात हो चुकी है, जब भी कोई हम नया ज्ञान देता है तो उसको पूर्व ज्ञान से संबंधित करके ही पढ़ाना चाहिए। यदि हम पूर्व ज्ञान से संबंधित करके नहीं पढ़ाएंगे और एकदम से नवीन ज्ञान दे देंगे तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब है, जो भी विषय वस्तु पढ़ाए पहले उसके बैकग्राउंड से जोड़ते हुए फिर उसको नवीन ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, तभी अधिगम प्रभावी हो सकता है, वरना वो बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं लेंगे। इस प्रकार अपन ने अधिगम से संबंधित विभिन्न कारकों के बारे में अध्ययन किया जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रत्येक टीचर को इन विभिन्न प्रकार के कारकों को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण कार्य करना चाहिए, ताकि वह प्रभावी और स्थायी हो सके।